प्रिय विद्यार्थियों, हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं और अब तक हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को पढ़ा है। इल्तुतमिश की 1236 ईस्वी में मौत हो गई। हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं इल्तुतमिश की और कुतुबुद्दीन ऐबक की, और हम यह नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाना चाहिए। और नतीजा यह था कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाना चाहिए। इसके कारणों पर भी हमने चर्चा की थी। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठे, यह प्रश्न इल्तुतमिश के जीते जी ही खड़ा हो गया था। इसका कारण यह है कि वह अपने जिस पुत्र पर भरोसा करता था, नासिरुद्दीन महमूद, उसकी मौत हो गई थी और उसकी मृत्यु हो जाने के कारण इल्तुतमिश के जीते जी और उसका वह सपना टूट गया कि मेरे बाद में नासिरुद्दीन एक योग्य सुल्तान सिद्ध होगा। उसने नासिरुद्दीन को लाहौर, अवध, बंगाल, इन इलाकों का काम देखने भेजा। नासिरुद्दीन ने कई लड़ाइयां भी लड़ी और अमीर वर्ग यह मानने लग गया था कि यही भविष्य का सुल्तान है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। भाग्य ने तो बड़े बड़े लोगों के सपने तोड़ दिए हैं। इल्तुतमिश की तो औकात ही क्या थी। अब इल्तुतमिश के सामने एक संकट खड़ा हो गया। उसके बाद जो लड़का सामने रह गया था उत्तराधिकार के लिए बड़ा, उसका नाम था रुकनुद्दीन, और वह समझ गया था कि इसमें दम नहीं है। बड़ा ही ढुलमुल स्वभाव का लड़का था, भोग विलास में डूबा रहता था। जब मन हुआ तो पता नहीं क्या क्या लुटा दिया, और जब मन हुआ तो जिसको जी चाहा उसे मरवा दिया। अब इस स्वभाव को इल्तुतमिश पसंद नहीं करता था और अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए कोई भी सुल्तान यह आधार नहीं चुनेगा कि वह उसको प्रेम करता है। पुत्र किसे अच्छा नहीं लगता। एक समझदार सुल्तान सिर्फ इसलिए अपना उत्तराधिकारी अपने अयोग्य पुत्र को नियुक्त नहीं करेगा कि वह उसे प्यार करता है। हाँ, योग्य हो और प्रेम करे पुत्र से, तब तो कोई बात समझ में आ सकती है, जैसा कि नासिरुद्दीन महमूद के साथ था। तो अब क्या हो। दिल्ली सल्तनत की बात ही नहीं है, पूरे इस्लामी जगत में उत्तराधिकार
का कोई स्पष्ट नियम अब नहीं रह गया था नियम जो पहले था कि बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी होगा, वही नियम, लेकिन उस नियम की छाया रह गई थी। अब हमने ये देखा कि मोहम्मद गोरी के बाद में उसके गुलाम सत्ता संभाल रहे हैं। आप देखिए, मोहम्मद गोरी के मरने के बाद में 3 तरह के सरदार थे जो अपना प्रभुत्व चाहते थे। एक तो वे सरदार जो उसके वंश के थे, दूसरे वे जो उसके वंश के तो नहीं थे लेकिन कुलीन तुर्क वर्ग से आते थे, और तीसरे वे सरदार जो उसके दास थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम तो नहीं था। तो जब नियम स्पष्ट नहीं है तो यह स्पष्ट है कि जो सरदार होंगे वे तय करेंगे कि सुल्तान कौन बनेगा। यदि सुल्तान ने मरने के पहले अपने किसी पुत्र को योग्य घोषित करके उत्तराधिकारी बनने के योग्य घोषित करके और उसे आगे नहीं बढ़ाया है और उसे ये अवसर नहीं दिया है कि वह अमीर वर्ग में अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले, उस स्थिति में अमीरों की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। या तो सुल्तान किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करे, ऐसा लगे कि यह उत्तराधिकारी होगा, या वह घोषित ही कर दे, या कोई योग्य हो और सुल्तान के मरने के पहले ही अपनी जगह पक्की कर ले। दोनों ही स्थितियां यदि नहीं हैं तो फिर दिक्कत आ सकती है। यह एक थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है। अब देखिए, जब ऐसा नहीं होगा, न तो सुल्तान किसी को उत्तराधिकारी घोषित कर रहा है और न ही कोई उत्तराधिकारी दिखाई दे रहा है जिसका प्रभाव अमीरों में हो, भले ही सुल्तान का पुत्र हो या उसका कोई दास हो या उसका कोई कुलीन हो, किसी को भी यदि यह अवसर मिल जाता है कि सुल्तान उसे आगे बढ़ाए या वह खुद आगे बढ़ जाए, तब तो उत्तराधिकार में इतना संकट खड़ा नहीं होता है। सुल्तान के मरने के बाद में नहीं तो संकट खड़ा होगा, और यह इल्तुतमिश के समय हुआ। होना यहां भी नहीं चाहिए था। मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं होना चाहिए था। सीधी सी बात है कि जिस तरह से मोहम्मद गोरी के समय 3 तरह के दास थे, जैसे मान लीजिए कि जो उसके संबंधी है और उसके पैतृक कुल से आए हैं वो कहलाते थे गुरीद, जो तुर्क और तुर्की आप्रवासी थे, स्वतंत्र थे, वे कहलाते थे ताजिक, और जो तीसरा वर्ग था वो उसके गुलाम थे। तो उसने गुलामों को मौका दिया ना गोरी ने, वरना गुलामों पर तो तरजीह दी जानी चाहिए थी कुलीनों पर, और कुलीनों पर तरजीह दी जानी चाहिए थी अपने वंश के लोगों को, अपने पितृकुल के लोगों को, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब कि कोई स्पष्ट नियम नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों को। और इल्तुतमिश ने तो खुद अपने दासों का एक वर्ग खड़ा कर दिया था जो बाद में शमसी दास कहलाए, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। वैसे ही जैसे कुतुबुद्दीन के जो दास थे या कुतुबुद्दीन को जो लोग मानने वाले लोग थे वो कुतुबी कहलाए। अब एक बात और है, इसमें भी आगे विभाजन हो सकता है। कुतुबुद्दीन के वंश को गद्दे पर बिठाना चाहने वाले सरदार कुतुबी सरदार थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे कुतुबुद्दीन के वंश के हों। जो कुतुबुद्दीन का नाम आगे बढ़ाना चाहते थे वे कुतुबी,
जो मुइजुद्दीन बिन साम यानी मोहम्मद गोरी के नाम को आगे बढ़ाना चाहते थे, वे हो गए मुइज्जी। उसमें उसके वंश के लोग भी शामिल हैं, उसके कुलीन वर्ग के लोग भी शामिल हैं और उसका दास वर्ग भी शामिल है। तो चीज़ों को ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। अब चूंकि इल्तुतमिश खुद कुतुबुद्दीन ऐबक की वंश परंपरा को तोड़कर आया था, दूसरा इलवरी वंश स्थापित किया था उसने। कायदा तो आराम शाह का था ना, वह जैसा भी था, इसको क्या मतलब था, लेकिन यह किसी जमाने में कुतुबुद्दीन का दास रह चुका था और इसे बुलाया है अमीरों ने कि आप आकर संभालिए, तो उसने तोड़ दी ना वंश परंपरा वहां पर। तो कोई स्पष्ट वंश परंपरा नहीं है। हाँ, आराम शाह में दम होता, बहुत पावरफुल होता और कुतुबुद्दीन के जीते जी ही अपनी जगह बनानी शुरू कर देता, या मान लीजिए कि कुतुबुद्दीन तो अचानक मरा, फिर भी कहीं ऐसा लगता कि यह उत्तराधिकारी हो सकता है, तो उसको दिक्कत नहीं आती, लेकिन उसको तो हटाना पड़ा। तो यहाँ क्या क्या हुआ कि अब उसी दास परंपरा को इसने आगे बढ़ाया, अपने अपने नाम के अमीर बना लिए, शमशी अमीर, चालीसा बनाया उसने, चालीसा की बात अपन कर चुके हैं, एक संस्था ही बना ली। फिर भी इतना होने के बाद भी इल्तुतमिश ने एक सुल्तान के रूप में अपने आप को इतना ऊपर रखा कि उसके जो दासों की हिम्मत नहीं होती थी कि उससे वे इल्तुतमिश से इस तरह की कोई अपेक्षा करें कि वह उनकी बात माने। न ही उसके परिवार के लोगों में कोई ऐसे अमीर थे जो इल्तुतमिश से अपनी बात मनवा सके, और न ही कोई कुलीन वर्ग के लोग थे। इल्तुतमिश ने अपना प्रभाव रखा और इस प्रभाव को वह यहां तक ले गया कि मैं मर जाऊं तो वही उत्तराधिकारी बने जो जिसको मैं चाहूं, और मैं चाहता हूं मेरे वंश को। यानी जो वंश परंपरा को तोड़कर आया वह भी अपने मरने के बाद में और वंश परंपरा ही चलाना चाहता था। तो सीधी सी बात है कि उत्तराधिकार का कहीं कोई स्पष्ट नियम नहीं था। इसी के चलते उसने नासिरुद्दीन महमूद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन बात तो यह हुई ना कि नासिरुद्दीन महमूद की तो मृत्यु ही हो गई थी, इसके कारण वह अब उत्तराधिकारी किसको बनाए। 1229 में मर गया था नासिरुद्दीन महमूद, और रुकनुद्दीन के प्रति उसका विश्वास नहीं था कि यह मेरा नाम चलाएगा। उसको लगा कि यदि ये बन भी गया तो 4-6 महीने से ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। खैर, अब जब नासिरुद्दीन मर गया तो वह क्या करे। तो उसने, मैंने कहा ना कि इल्तुतमिश थोड़ा दुस्साहसी था। मैं कई बार कहता हूं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना का वास्तविक शासक हम इल्तुतमिश को मान लें, मानना भी चाहिए, लेकिन जब तर्क रखें उसके पक्ष में तो एक तर्क यह भी रखना चाहिए कि उसने इस बात की चिंता की कि मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा, और इस चिंता के चलते उसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को, बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को तैयार किया। और जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे ये लगा कि एक रिक्त स्थान पैदा हो गया है, और उस रिक्त स्थान को उसने अपने नालायक पुत्र रुकनुद्दीन से नहीं भरा, उस रिक्त स्थान को भरा उसने अपनी योग्य पुत्री रजिया से। यह एक अनोखी बात थी, यह एक अलग बात थी जो परंपरा से पूरी तरह हटकर थी। कुछ उदाहरण ढूंढे जा सकते हैं इस्लामी परंपरा में, तुर्क परंपरा में, जहां स्त्रियों ने शासन संभाला हो, लेकिन भारत में तो इस तरह का यह पहला उदाहरण था। कुतुबुद्दीन बन गया, कुतुबुद्दीन के बाद आराम शाह बन गया, फिर इल्तुतमिश बन गया। तो अब यह एक बहुत कठिन स्थिति थी। इस कठिन स्थिति में और उसने अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह इल्तुतमिश के सामने यह तर्क रख सके कि यह एक लड़की है और एक लड़की सुल्तान कैसे बन सकती है। उसके सामने कहने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जब वह मर गया तो जो तुर्क सरदार थे उन्होंने बजाय रजिया के और उसके नालायक बेटे
रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। अब एक विषय और भी आता है कि इल्तुतमिश ने जो उत्तराधिकार का पत्र बनाया था, वह उस पत्र का सुल्तान के अमीरों ने दबे सुर में विरोध किया। और यह भी कहा जाता है, यह भी एक विचार है लोगों का, वे अपने कुछ तथ्यों के आधार पर यह विचार रखते हैं कि इल्तुतमिश ने मरने से पहले अपना उत्तराधिकार पत्र बदल दिया था। अमीरों ने जब उसको समझाया तब उसने बदल दिया। लेकिन लगता यह है कि यह एक बाद में बनाया हुआ तथ्य है, क्योंकि इल्तुतमिश इतना कमज़ोर नहीं था कि वह इस तरह से अपने उत्तराधिकार, अपने घोषित उत्तराधिकार को बदल दे। और यदि बदल भी दिया था तो कोई अचंभे की बात नहीं है। बात यही है कि उसके मरने के बाद में उसके अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज को मई 1236 ईस्वी में गद्दी पर बिठा दिया। उसके रुकनुद्दीन के पक्ष के अमीरों ने बिठा दिया। अब अमीरों की स्थिति भी आप ऐसे समझिए कि अमीरों का और विभाजन तो अपनी जगह है, वे अपने वंश के आधार पर हैं, या वे कोई कुलीन होने के आधार पर हैं, या वे दास होने के आधार पर हैं। इस विभाजन को एक बार छोड़ दें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो वे अमीर जो राजधानी में रहते थे, और एक वे अमीर जो विभिन्न प्रांतों को संभालते थे। यहां इल्तुतमिश ने अपने राज्य का विभाजन इक्ताओं में कर रखा था, तो जो विभिन्न इक्तादार हैं वे भी अमीर थे, वे राजधानी में नहीं थे। अब जब राजधानी में रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठाया गया तो विभिन्न इक्ताओं को संभालने वाले अमीरों से तो पूछा ही नहीं गया ना। वे अमीर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमसे पूछे बिना गद्दी पर बैठे। जब रजिया को बिठाया गया तब भी उनको अच्छा नहीं लगा कि ये हमसे पूछे बिना निर्णय कैसे हो गया। तो यहाँ आप विभाजन को इस तरह से समझ सकते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज, मैंने पहले ही कहा कि नालायक था, दुष्ट था, विलासी था, दुराचारी था, और जब लुटाने पे आता था तो सब कुछ लुटा देता था, मारने पे आता था तो किसी को भी मरवा सकता था, खूब शराब पीता था, खूब ऐसे काम करता था जो एक शासक को शोभा नहीं देते। लेकिन वह सीख के तो इसी परंपरा से आया था ना ये सब चीज़ें। खैर, तो राज्य में गड़बड़ होने लगी, शासन बिगड़ गया, नियंत्रण से बाहर हो गई चीज़ें। वह तो यह था कि शराब पीकर या नशा करके हाथी पर बैठ जाता था, शहर में निकल जाता था, इधर सोना लुटाया उधर सोना लुटाया। लोग जब टूट कर पड़ते थे सोने पर तो वह बड़ा राजी होता था कि देखो साहब, हम इतने बड़े आदमी हैं, इस तरह से लोग हम फेंकते हैं सोने का टुकड़ा, सोने के टुकड़े, और लोग कैसे टूट कर पड़ते हैं। अमीर नाराज रहने लगे। ऐसे समय में उसकी मां थी शाह तुर्कान। उस शाह तुर्कान ने अपने हाथ में सारी सत्ता ले ली, और वह भी कम दुष्ट नहीं थी। जब सुल्तान जीवित था तो सारी दूसरी रानियां उससे घृणा करती थी। मिन्हास ने लिखी है ये बात कि सब उससे ईर्ष्या करती थी कि ये इसी की क्यों चलती है। तो उसने तो बाद में उसने लिखा है, मिन्हास ने, कि उसने तो सुल्तान के जवान बेटे कुतुबुद्दीन को अंधा करवा के मरवा दिया। तो ये सब चीज़ें चलती थी। तो शाह तुर्कान के अत्याचारों से भी पूरे राज्य में असंतोष हो गया, और जिसकी अंतिम परिणति यह हुई कि अमीरों ने सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज को बंदी बना लिया और कैद खाने में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके पहले इस रुकनुद्दीन ने, जो रुकनुद्दीन फिरोज के नाम से सुल्तान बना था, थोड़ा पराक्रम दिखाने की कोशिश भी की अपने विद्रोही सरदारों को दबाने के संदर्भ में। लेकिन उसका पराक्रम कोई काम नहीं आया, क्योंकि वह पराक्रम था ही नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि अब हम बात करेंगे रजिया की। जब वह अपने विद्रोही अमीरों को दबाने के लिए फौज लेकर निकला
तो जो सरदार उसके साथ थे वही उसका साथ छोड़ गए, जिन पर वह भरोसा करके चलता था। और पीछे से रजिया में और उसकी जो माँ थी शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज की, उसके बीच में झगड़ा हुआ। तो यह सारा प्रसंग मैं अगली बार में लूँगा जब मैं रजिया की बात करूँगा। यह भी रजिया की बात ही थी, उसका पहला चरण था। और अगली बार अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में जब समय आएगा तो एक बड़े सुल्तान बलबन की चर्चा करेंगे। लेकिन हम बलबन तक पहुँचें तो सही, और बलबन तक पहुँचने के लिए हमें रुकनुद्दीन फिरोज तो हमने देख ही लिया, रजिया, और उसके बाद में कोई छोटी मोटी उथल पुथल देखेंगे राज्य में, देखेंगे क्या होता है। तो आप लोग साथ बने रहिए। बलबन ने पहले एक प्रधानमंत्री के रूप में और उसके बाद में एक सुल्तान के रूप में किस तरह से शासन किया वह अपन देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।